नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। बात करेंगे एक ऐसे क्षेत्र की जो देखते ही देखते एक महाशक्ति बन गया, मगध। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो यही बताते हैं कि कैसे गंगा के किनारे बसा ये छोटा सा इलाका भारत के इतिहास का, आप कह सकते हैं, केंद्र बिंदु बन गया। हाँ, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मगध, जो शुरू में 16 महाजनपदों में से सिर्फ एक था, वो कैसे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। जी, हम इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी बात करेंगे। फिर जो शुरुआती राजवंश थे, बृहद्रथ, हर्यक, शिशुनाग, नंद, उन सब पर और उनके समय की जो बड़ी घटनाएं हैं उन पर नजर डालेंगे। अच्छा, तो इन सोर्सेज में हमें क्या-क्या मिलता है? मतलब मगध की सीमाएं, राजधानियां, राजाओं के नाम। हाँ, बिल्कुल। सीमाएं कैसे बदलीं, राजधानियां कैसे गिरिव्रज से पाटलिपुत्र पहुंची, और हाँ, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे जो बड़े नाम हैं उनके बारे में, उनके काम के बारे में जिक्र मिलता है। इसका जो बिहार है उसमें पटना और गया के आसपास का जो एरिया है वही था प्राचीन मगध। और राजधानी पहले गिरिव्रज थी, जिसे आजकल राजगीर कहते हैं। हाँ, और बाद में बनी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो तो कमाल की थी। मतलब उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य पहाड़, पूरब में चंपा, पश्चिम में सोन नदी। बिल्कुल, एक तरह से नेचुरल घेराबंदी थी। और इसका जिक्र हमें, आप देखिए, अथर्ववेद जैसे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। अभियान चिंतामणि में तो इसे कीकट कहा गया है। अच्छा। यहाँ देखिए, दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं थी। नदियां होने का मतलब था व्यापार के लिए आसान रास्ते। हाँ, पानी की उपलब्धता, पानी की कोई कमी नहीं, और जमीन भी शायद काफी उपजाऊ रही होगी। तो ये जो स्ट्रैटेजिक फायदे थे, इन्होंने मगध के उदय में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये कोई अचानक नहीं हो गया। सबसे पुराना वंश बृहद्रथ वंश, जिसका जिक्र पुराणों और महाभारत में है। हाँ, कहते हैं कि इसके संस्थापक थे बृहद्रथ, पर जो सबसे मशहूर राजा हुए वो थे उनके बेटे जरासंध। अरे हाँ, जरासंध। महाभारत में तो उनका बड़ा जिक्र है, बहुत शक्तिशाली राजा के तौर पर। बिल्कुल, उन्हें ऐसा दिखाया गया है कि उन्होंने उस जमाने के कई बड़े राजाओं को, जैसे काशी, कौशल, चेदी, मालवा, इन सब को हराया था। और उनकी राजधानी भी वही गिरिव्रज या राजगृह बताई जाती है। और मथुरा के कंस से भी तो उनका रिश्ता था। जी हाँ, जरासंध की बेटियों की शादी कंस से हुई थी। लेकिन महाभारत में तो फिर कृष्ण की मदद से भीम उन्हें मार देते हैं। हाँ, कहानी तो यही है। उनके बाद भी ये वंश कुछ वक्त चला। रिपुंजय शायद आखिरी राजा थे। लेकिन देखिए, मुख्य बात यह है कि इन कथाओं ने, चाहे वो पौराणिक ही क्यों ना हो, मगध को एक पुरानी और इज्जतदार जगह के तौर पर लोगों के मन में बिठा दिया था। सही बात है, मतलब एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठा बन गई थी। हाँ। इन कहानियों के बाद इतिहास थोड़ा साफ होता है हर्यक वंश के साथ। इसका टाइम पीरियड है लगभग 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व, और यहीं से मगध का असली टेक ऑफ शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है। और इसके फाउंडर थे बिंबिसार। इन्हें मगध साम्राज्य का असली संस्थापक भी कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल। राजधानी इन्होंने गिरिव्रज यानी राजगीर को ही रखा। लेकिन ये सिर्फ मतलब लड़ाई वाले राजा नहीं थे, इनकी पॉलिसीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हाँ, यहां से कहानी वाकई दिलचस्प होती है। उन्होंने शादियों का इस्तेमाल किया, एक तरह से डिप्लोमेसी के टूल की तरह। एकदम सही। ये उस जमाने की रियल पॉलिटिक थी। देखिए, लिच्छवी राजकुमारी चलना से शादी की, कोसल के राजा प्रसेनजित की बहन महाकोशाला से की, फिर पंजाब के पास भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। महावग्ग में तो लिखा है कि उनकी 500 रानियां थीं। अरे वाह, 500! तो ये सिर्फ रिश्ते नहीं थे, ये बड़े राज्यों के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस थे। बिल्कुल, दोस्ती भी बड़ी और दहेज में इलाके भी मिले। जैसे कौशल से काशी का क्षेत्र मिल गया, ये बहुत बड़ी बात थी। और जहां शादी से बात नहीं बनी, वहां दोस्ती। हाँ, जैसे अवंती के राजा प्रद्योत बहुत ताकतवर थे, उनसे भी उन्होंने अच्छे रिश्ते बनाए रखे। सिंध के रुद्रायन, गांधार के मुक्कुर अगति, इनसे भी दोस्ती थी। और हाँ, जब जरूरत पड़ी तो सेना का इस्तेमाल भी किया। जैसे पड़ोसी अंगराज्य को जीतकर मगध में मिला लिया और अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का उपराजा बना दिया। मतलब हर तरीका अपनाया, शादी, दोस्ती, जंग। जी, और एक और बहुत खास बात है बिंबिसार के बारे में। वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और उनके बड़े मित्र और संरक्षक बने। अच्छा, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। हाँ, विनय पिटक तो यही कहता है।
लेकिन वो जैन और हिंदू धर्म के प्रति भी सहिष्णु थे। अपना जो मशहूर राजवैद्य था जीवक, उसको बुद्ध की सेवा में भेजा था। बौद्ध भिक्षुओं को नदियों में मुफ्त यात्रा की इजाजत दी थी। ये शाही संरक्षण मतलब रॉयल पैट्रनेज, ये तो बहुत जरूरी होता है किसी भी नए धर्म या विचार के फैलने के लिए। बिल्कुल। बिंबिसार ने करीब 52 साल राज किया, जो उस जमाने में बहुत लंबा समय है। लेकिन अंत तो दुखद हुआ। कहते हैं उनके बेटे अजातशत्रु ने ही उन्हें हाँ, कैद कर लिया था और कैद में ही उनकी मौत हो गई, लगभग 492 ईसा पूर्व में। शायद बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने ऐसा किया, ऐसी भी बातें हैं। और ये भी कहते हैं कि वो पहले शासक थे जिसने एक स्थायी सेना मतलब स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, एक ऑर्गेनाइज्ड रेडी आर्मी। तो बिंबिसार की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे डिप्लोमेसी, मैरिज अलायंस और मिलिट्री पावर का मिक्स इस्तेमाल करके राज्य को बड़ा बनाया जा सकता है। लेकिन साथ ही सत्ता के लिए परिवार में ही कलह का खतरा भी। बिल्कुल। तो बिंबिसार के बाद गद्दी पर बैठा अजातशत्रु लगभग 492 ईसा पूर्व में। नाम का मतलब तो है जिसका कोई दुश्मन ना हो, पर विडंबना देखिए, शुरुआत ही पिता को कैद करके की। हाँ, उनका बचपन का नाम कुनिक भी मिलता है और उन्होंने पिता की जो विस्तार वाली पॉलिसी थी उसे और जोर शोर से आगे बढ़ाया, लेकिन राह आसान नहीं थी। हाँ, कोसे से राजा प्रसेनजित नाराज हो गए होंगे अपनी बहन की मतलब अजातशत्रु की मां की मौत पर। बिल्कुल, लंबा झगड़ा चला। कभी अजातशत्रु हारे, फिर जीते। आखिर में प्रसेनजित ने अपनी बेटी वाजिरा की शादी अजातशत्रु से कर दी और काशी दहेज में वापस दे दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। और दूसरा बड़ा मुकाबला था वज्जी संघ से, लिच्छवियों से। जी, कहते हैं किसी हाथी और हीरों के हार को लेकर कोई विवाद शुरू हुआ था, हल और बेहल नाम के राजकुमारों से, जो अजातशत्रु के सौतेले भाई थे। ये लड़ाई भी लंबी चली और इसमें उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया, अपने मंत्री वस्कार को भेजा। हाँ, वस्कार ने लिच्छवियों में फूट डाली और आखिरकार अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया। ये मगध के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके अलावा मल्ल संघ को भी हराया। मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा अब मगध के कंट्रोल में आ गया था। तो साम्राज्य लगातार फैल रहा था, लेकिन अजातशत्रु सिर्फ योद्धा ही थे या कुछ और भी? नहीं, उनका एक दूसरा पहलू भी है। उन्हें धार्मिक तौर पर उदार माना जाता है। कुछ सोर्सेज उन्हें बौद्ध, कुछ जैन बताते हैं। भरुच स्तूप पर एक जगह उन्हें बुद्ध की वंदना करते हुए भी दिखाया गया है। और उनके समय की सबसे बड़ी घटना तो पहली बौद्ध संगीति थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में ये बौद्ध धर्म के इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसी में तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। मतलब बुद्ध की टीचिंग्स को पहली बार लिखा गया। हाँ, एक तरह से उन्हें स्टैंडर्डाइज किया गया। सोचिए ये कितना जरूरी काम था। लेकिन अजातशत्रु का कैरेक्टर देखिए, कितना विरोधाभासी है। एक तरफ पिता का हत्यारा, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म का संरक्षक और पहली संगीति करवाने वाला। ये तो सत्ता और नैतिकता का बड़ा पेचीदा सवाल है। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, जैसा उन्होंने पिता के साथ किया, लगभग वैसा ही उनके साथ हुआ। करीब 32 साल राज करने के बाद 460 ईसा पूर्व के आसपास उनके ही बेटे उदयन ने उनकी हत्या कर दी। बाप रे, मतलब ये सिलसिला चलता रहा। हाँ, ये पितृ हत्या का पैटर्न हर्यक वंश में जैसे एक श्राप बन गया था। उदयन गद्दी पर बैठा और उसे भी पिता की तरह वीर और विस्तारवादी माना जाता है। उदयन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या माना जाता है? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना, गंगा और सोन नदी के संगम पर। यह एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी और उन्होंने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। ये तो बड़ा कदम था। पाटलिपुत्र तो आगे चल के मौर्यों और गुप्तों की भी राजधानी बना, भारत की राजनीति का सेंटर पॉइंट बन गया। बिल्कुल, नदियों के व्यापार मार्ग पर कंट्रोल के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट थी। लेकिन उदयन का शासन भी बहुत लंबा नहीं चला। कहते हैं अवंती के किसी जासूस ने उनकी हत्या कर दी। फिर से हत्या? हाँ, और इसके बाद हर्यक वंश का पतन तेजी से हुआ। उदयन के बाद उनके 3 बेटे हुए, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। ये शायद उतने काबिल नहीं थे। अंतिम राजा नागदशक थे। जी, उन्हें विलासी और कमजोर बताया गया है। जनता में भी असंतोष बढ़ गया था। और इसी का फायदा उठाया शिशुनाग ने, जो शायद उनके अमात्य या सेनापति थे। हाँ, बिल्कुल। शिशुनाग ने मौके का फायदा उठाया, नागदशक को हटाया और खुद राजा बन गए। करीब 413 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश का अंत हो गया और मगध में शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। तो उदयन ने पाटलिपुत्र बसाकर भविष्य की नींव तो रखी, लेकिन ये लगातार हत्याएं और कमजोर उत्तराधिकारी। हाँ, इन्होंने हर्यक वंश को खत्म कर दिया।
ये दिखाता है कि सिर्फ अच्छी शुरुआत या लोकेशन काफी नहीं है, स्टेबिलिटी, स्थिरता भी बहुत जरूरी है। तो अब शिशुनाग वंश, लगभग 413-345 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग के बारे में क्या जानकारी है? इनकी उत्पत्ति को लेकर थोड़ा मतभेद है। महावंश कहता है कि वो लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी के पुत्र थे, पुराण उन्हें क्षत्रिय बताते हैं। जो भी हो, उन्होंने मगध की ताकत को और बढ़ाया। इनकी सबसे बड़ी जीत कौन सी थी? अवंती की विजय। अवंती, जैसा हमने कहा, मध्य भारत की बड़ी शक्ति थी, मगध की पुरानी दुश्मन। शिशुनाग ने उसे हराकर मगध में मिला लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इससे तो मगध का प्रभाव पश्चिम में मालवा तक फैल गया होगा। हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा कॉम्पिटिटर खत्म हो गया और शायद पश्चिम के ट्रेड रूट्स पर भी कंट्रोल बढ़ गया। वत्स राज्य को भी इन्होंने मिला लिया था। और राजधानी? पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को भी दूसरी राजधानी बनाया। जी हाँ, शायद वज्जी इलाके पर, जो पहले लिच्छवियों का गढ़ था, वहां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। इनका शासन भी करीब 18-20 साल रहा होगा। इनके बाद आए इनके बेटे कालाशोक। हाँ, कालाशोक। पुराणों में इनका नाम काकवर्ण भी मिलता है। इन्होंने राजधानी वापस पाटलिपुत्र में ही केंद्रित कर दी। करीब 28 साल इन्होंने शासन किया। के समय राजगृह में, दूसरी इनके समय वैशाली में, लगभग 383 ईसा पूर्व के आसपास। इस संगीति का क्या महत्व था? इसमें बौद्ध संघ के अंदर कुछ नियमों को लेकर मतभेद उभर कर सामने आए थे, खासकर विनय के नियमों को लेकर। यहीं से आगे चलकर बौद्ध धर्म में जो विभाजन हुए, उसकी शुरुआत मानी जा सकती है। तो ये भी एक अहम घटना थी। लेकिन कालाशोक का अंत भी हत्या से हुआ। हाँ, दुखद है, लेकिन सच है। बाणभट्ट के हर्षचरित में जिक्र है कि राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते हुए महापद्म नंद नाम के किसी व्यक्ति ने छुरा मारकर इनकी हत्या कर दी। फिर वही पैटर्न और शक की सुई महापद्म नंद पर, जो आगे चलकर नंद वंश के संस्थापक बने। जी, कालाशोक के बाद उनके 10 बेटों ने कुछ समय राज किया, ऐसा महाबोधि वंश में लिखा है, कुल 22 साल तक। लेकिन वो शायद नाम मात्र के शासक रहे होंगे। अंततः शिशुनाग वंश का भी अंत हुआ और मगध की सत्ता नंदों के हाथ में आ गई, लगभग 345 या 344 ईसा पूर्व के आसपास। और नंद वंश लगभग 345-322 ईसा पूर्व के साथ मगध अपने चरम पर पहुंच गया। संस्थापक महापद्मनंद। हाँ, महापद्मनंद। पुराणों में महापद्म, महाबोधिवंश में उग्रसेन नाम मिलता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहा जाता है कि वो बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से थे। हाँ, नाई जाति से होने की बात कही जाती है। ये तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव था कि पारंपरिक क्षत्रिय कुल से बाहर का कोई व्यक्ति इतने बड़े साम्राज्य का शासक बन गया। ये दिखाता है कि शायद अब योग्यता और शक्ति वो वंश से ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। उन्हें उपाधियां भी बड़ी जोरदार मिली हैं। महापद्मा, एकरट, सर्व क्षत्रियंतक। हाँ, एकरट मतलब एकमात्र सम्राट, और सर्व क्षत्रियंतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये उपाधियां उनकी जबरदस्त ताकत और शायद पुराने राजघरानों को जो उन्होंने चुनौती दी, उसका संकेत देती हैं। और साम्राज्य भी बहुत बड़ा बनाया उन्होंने, मतलब गंगा घाटी के पार, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक। जी हाँ, मगध अब सिर्फ उत्तर भारत की ताकत नहीं रहा, वो एक पैन इंडियन पावर बनने की राह पर था। राजनीतिक रूप से मगध बहुत समृद्ध हो गया था। उनके पास बहुत बड़ी सेना और खजाना होने की बात भी कही जाती है। बिल्कुल, ये एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और मजबूत इकोनॉमी की तरफ इशारा करता है। कहते हैं कि संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य पाणिनि वो महापद्म नंद के मित्र थे। अच्छा, और भी विद्वान थे इस समय? हाँ, वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जिक्र भी नंद काल से जुड़ता है। महापद्मा नंद के बाद उनके 8 बेटे हुए। हाँ, ऐसा पुराण कहते हैं। और नंद वंश के आखिरी शासक थे धनानंद। धनानंद। इनके समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर। जी हाँ, सिकंदर भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक आया था, करीब 326 ईसा पूर्व में। हालांकि उसकी सेना ने व्यास नदी पार करके मगध की तरफ बढ़ने से इनकार कर दिया, लेकिन ग्रीक हिस्टोरियंस ने धनानंद की विशाल सेना और उसकी संपत्ति का जिक्र किया है। तो मतलब ताकत तो बहुत थी धनानंद के पास। ताकत और पैसा दोनों बहुत था, लेकिन वो लोकप्रिय नहीं था। उसे बहुत लालची, धन का संग्रह करने वाला बताया गया है। शायद उसने टैक्स बहुत बढ़ा दिए थे, जिससे जनता में नाराजगी थी। और यही एंट्री होती है चाणक्य की, वो मशहूर कहानी। हाँ, कि धनानंद ने भरी सभा में महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान कर दिया था, और चाणक्य ने वहीं कसम खाई थी कि वो नंद वंश को जड़ से उखाड़ देंगे। और फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। बिल्कुल,
चाणक्य ने अपनी कूटनीति से, अपनी रणनीति से धनानंद के खिलाफ माहौल बनाया और आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मगध पर कब्जा कर लिया। करीब 322 ईसा पूर्व में नंदवंश खत्म हुआ और भारत के सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। धनानंद के कुछ जैन अमात्य भी थे शायद, शाकटाय और स्थूलभद्र। हाँ, ऐसा जिक्र मिलता है। तो देखिए, नंदों ने मगध को अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंचाया, एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन आखिरी शासक की अलोकप्रियता, शायद उसका अहंकार, जनता से दूरी। हाँ, वही उसके पतन का कारण बना। यह दिखाता है कि शक्ति का शिखर भी कितना नाजुक हो सकता है। सिर्फ पैसा और सेना ही काफी नहीं होती, लोगों का भरोसा भी चाहिए। और इसी ने मौर्य क्रांति के लिए जमीन तैयार कर दी। तो ये थी मगध के एक महाजनपद से एक विशाल साम्राज्य बनने की कहानी। बृहद्रथ, हर्यक, शिशुनाग और फिर नंदवंश। हमने देखा कैसे भूगोल, कूटनीति, शादियां, युद्ध, इन सब ने मिलकर इसे आगे बढ़ाया। लेकिन साथ ही हमने देखा पितृहत्या, धोखा, अंदरूनी झगड़े, अस्थिरता का वो भयानक रूप भी। हर वंश का उदय और पतन वो हमें कुछ न कुछ सिखाता है। बिंबिसार की दूरदर्शिता, अजातशत्रु का वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, उदयन का पाटलिपुत्र बसाना, शिशुनाग का अवंती को जीतना और फिर नंदों का वो जबरदस्त विस्तार और फिर अचानक पतन। बिल्कुल। और इन सदियों की जो उथल-पुथल थी, जो संघर्ष था, उसी ने असल में भारत के पहले महान सेंट्रलाइज्ड एम्पायर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये पूरी कहानी महत्वाकांक्षा की है, शक्ति के लिए संघर्ष की है, अलग-अलग लीडरशिप स्टाइल और उनके नतीजों की है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कोई सीधी लकीर नहीं है। इसमें उतार हैं, चढ़ाव हैं, क्रूरता है, समझदारी है और अक्सर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतिहास का रुख मोड़ देती हैं। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन पुराने राजवंशों की कहानियों में, उनकी सफलताओं में, उनकी गलतियों में, क्या आज के समय के लिए, आज की लीडरशिप के लिए भी कोई सबक छिपा है? सोचने वाली बात है। शक्ति, नैतिकता और जनता का विश्वास, इनके बीच का जो संतुलन है, वो तब भी कितना नाजुक था और शायद आज भी उतना ही नाजुक है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।